Hi guys, welcome to Olive Board. Welcome to the session for ESI for regulatory bodies. In this session, we are going to take up some of the important static portion news. तो मैंने कुछ specific topics choose किए हैं and we'll be having a discussion over the questions. तो एक copy of paper लेकर बैठना and see how much you are able to attempt them correctly. So we'll be starting with the first question, that is the correlation between the number of job openings and the unemployment rate is explained by which of the following curves. So there are four curves that are written over here. You have to choose इसमें से कौन सा curve आपके job vacancies और unemployment rate को define करता है. So the first curve is Randall principle, then it's your Phillips curve, Laffer curve और Beveridge curve. What do you think would be the correct answer? So yes, it's your Beveridge curve. बहुत ही simple है. अगर आपकी जॉब ओपनिंग्स या फिर जॉब में वैकेंसीज बढ़ेंगी आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा. सो वन थिंग दैट यू हैव टू बी क्लियर ऑफ इज बेवरेज कर्व लीनियर नहीं है, इट इज अ बिट कर्वी दैट यू कैन से. तो आपका बेवरेज कर्व कहता है एज एंड व्हेन योर जॉब वैकेंसीज इंक्रीजेस, जैसे आपकी जॉब वैकेंसी इंक्रीज करती है अनएम्प्लॉयमेंट basically decreases. As and when your job vacancy increases, unemployment decreases. I hope this is clear. You will be able to remember this. इसके अलावा what is Phillips curve? कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देना. And what is Laffer curve? एक बार कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देना. अगर याद है तो बहुत अच्छा, वरना जाके एक बार रिवाइज कर लो. What is employed in the construction of an individual's Engels curve? अगर मैं Engels curve की बात करूं, then you have to choose which of these five situation best describe the Engels curve. Engels को angels पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, बस आंसर सही बता दो. It's a cost consumption curve. किसी चीज को कंज्यूम करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, is it the curve that is defining it? It's an individual supply curve. It's a substitution response to price alteration. किसी चीज़ के प्राइस में कुछ चेंज होता है तो है कि हम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट पे चले जाते हैं. अगर प्राइस में चेंज हुआ तो मे बी हम टी की जगह कॉफ़ी पीने लग जाते हैं. इज इट दैट काइंड ऑफ अ कर्व? द इनकम रिएक्शन टू द प्राइस ऑल्टरेशन. अगर हमारे इनकम में कुछ चेंज आता है तो हमारे प्राइसेस में जो जिस तरह से हम डिमांड कर रहे हैं चीज़ों की, उसके प्राइसेस में कुछ चेंज आता है कि नहीं आता. लास्ट में एन अर्निंग्स एक्सपेंडिचर कर्व. अर्निंग्स हेयर इट ऑल्सो मीन्स योर इनकम. या इज इट एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर्व, दैट इज मेरी इनकम में जितना राइज हुआ मेरे एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आता है. अमंग्स दिस 5 ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डू यू थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन विच इज बेस्ट डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई. एंगल्स कर्व हमने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के टाइम पे भी देखा था. योर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे इट वेरी वेल हाईलाइट्स कि हमारी जो इनकम है, हमारी अर्निंग्स, हमारी इनकम, दे आर इंक्रीजिंग, बट सर्टेनली इसके प्रोपोर्शन में वॉट एवर वी आर यूजिंग एज इन द बाइंग ऑफ एनी फूड आइटम्स, दैट इज डिक्रीजिंग. क्यों? जैसे मान लो अभी मेरे को दिन का 100 रुपया मिलता है, आई एम ओनली एबल टू अर्न 100 रुपीज़, और मुझे दिन का 100 रुपया मिलता है, मेरी पॉकेट इतना ही बेयर कर सकती है कि मैं 2 रोटी खाऊं दिन की, तो मैं 2 खा रही हूँ. अब सडनली मेरी सैलरी बढ़ जाती है 10 टाइम्स, मेरी सैलरी हो गई 1000 रुपीज़. अब मैंने क्या किया, मैंने 4 रोटी खाना शुरू कर दिया. मेरी भूख 4 रोटी की थी तो मैं 4 रोटी खा रही हूँ, फेयर इनफ. अब मेरी सैलरी हो गई पर डे की 10,000. नाउ व्हाट डू यू थिंक, मैं 40 रोटी खाऊं? डेफिनेटली नॉट. मेरी भूख अब 4 से ही मिटती है तो 4 से ही मिटेगी. अंबानी चाहे कितना भी पैसा कमा ले, सोना खाना शुरू नहीं कर सकता. सो दैट वेज ओनली हमारी इनकम में चाहे कितना भी राइज हो, आर इनकम माइट इंक्रीज इन लीप्स एंड बाउंड्स, बट हमारा फूड एक्सपेंडिचर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इंक्रीज नहीं होगा, और अगर इंक्रीज होगा भी तो एक प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता. सो इज द ग्राफ इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि हमारा अगर मैं एक्सपेंडिचर वर्सेज इनकम देखूँ एंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हमारा एक्सपेंडिचर ज़रूर बढ़ेगा ऑन फूड. क्यों? क्योंकि पहले हो सकता है हम सिर्फ दाल नमक के साथ रोटी खा रहे हो, पर अब क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, हमारी सैलरी बढ़ गई, तो अब हम पनीर खाने लग गए, फूड का एक्सपेंडिचर बढ़ गया. अब हम पनीर भी खा ली, फिश भी खा ली, एग भी खा ली, मटन भी खा लिया, सब कुछ खा लिया, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हम कुछ और डायमंड तो खा नहीं सकते तोड़ तोड़ के, तो हमारा जो फूड पे एक्सपेंडिचर है वो लिमिट हो जाएगा. दिस इज वॉट योर एंगल्स कर्व सेज. एंगल कर्व ये भी कहता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन प्रोपोर्शन टू योर इनकम इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज. पहले आपका जो एक्सपेंडिचर था और इन द प्रोपोर्शन ऑफ लाइक दिस इज योर इनकम एंड दिस इज योर एक्सपेंडिचर ऑन फूड,
अगर मैं इसका प्रोपोर्शन चेक करूँ दिस विल कम आउट टू बी 0.02, अगर ये चेक करूँ तो 0.04, और अगर इसको चेक करूँ देन 0.004. सो यू कैन जस्ट सी कि हमारा प्रोपोर्शन ऑफ आर एक्सपेंडिचर ऑन फूड ये काफ़ी कम हो गया है. दिस इज वॉट योर एंगल्स कर्व ऑल्सो सजेस्ट. आई होप दिस इज क्लियर. What is the primary purpose of expansionary monetary policy? What is expansionary monetary policy? Give it a reading. Tell me which of the following could be the correct answer. So the first statement is to decrease the money supply in the economy, to raise interest rates, to reduce inflation, to stimulate economic growth and lower unemployment rates, or to stabilize exchange rates. What do you think could be the correct answer? So primary purpose, if at all you are going for expansionary monetary policy, what is it for? Expansionary monetary policy means you are going to increase the money supply. The money supply in the economy is going to increase. So in a way, when you are expanding your monetary policy, you are expanding the money supply that is in the economy. In that case, first situation तो गलती हो जाएगी. अगर हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं, दैट इज अगर हम रेपो रेट भी बढ़ाते हैं, इन दैट केस मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होता है. सो दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नॉट ट्रू बिकॉज बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर contractionary monetary policy. Contractionary monetary policy. I hope this is true. Next thing, to reduce inflation. बिल्कुल भी नहीं. अगर हम मॉनेटरी सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो ऑलरेडी हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आए, बिकॉज हो सकता है इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो या डिसइन्फ्लेशन हो. दोनों को ही कर्ब करने के लिए व्हाट वी डू इज मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, विच इज डन बाय एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. देन टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट्स, सर्टेनली इसके लिए देयर आर दिस इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन. Then what could be the correct answer? To stimulate economic growth and also to lower the unemployment rates. I hope this is clear. Next thing, which of the following statements is true regarding SLR, statutory liquidity ratio? So the first statement says it is to be maintained by all financial institutions. By all I mean small finance banks, what you say, your scheduled commercial banks, your urban cooperative banks, your RRBs. That is what by all I mean. It is to be maintained as liquid assets. Liquid assets means those assets which can be exchanged in the form of in return of some monetary thing, some cash. These need to be kept in the non-cash form. What do you think about this? This need to be kept in the non-cash form. So अगर आपको इसको रखना है तो सिर्फ non-cash form में you can be keeping it in non-cash form. जैसे कि non-cash का मतलब है मेरा gold, it can be in government securities form. What do you think? Shall I be keeping it only in cash? Gold भी चलेगा, government securities भी चलेंगी, A और B, या all of them could be the correct answer. What do you think? So yes, all of the above could be the correct answer. It is mandated to be kept by all financial institutions. It is to be maintained in liquid assets. You can keep it either in the form of gold, in cash, or in government securities. It is kept with the banks themselves. बैंक्स अपने पास रखते हैं. अगर मैं इन सब के ऑपोजिट आपके CRR की बात करूं, जिसको बैंक्स RBI के पास रखते हैं, and they do not earn any interest on it. No interest is given by RBI on those deposits. One thing. Second thing, ये जितने भी CRR, cash reserve ratio, whatever you are keeping with the RBI, this has only to be kept in cash. Highly liquid asset is what RBI mandates for. So this is all regarding CRR. Moving ahead, gross domestic product at factor cost. It can be defined as which of the following? I hope by now national income, जो कि आपके syllabus का first topic है, you might have covered this. Now tell me which of the following could be the correct answer. So GDP at market prices minus indirect taxes minus subsidies. That is net indirect taxes minus subsidies. Minus indirect taxes minus subsidies. What do you think about this? Is this correct? Next thing is GNP minus indirect taxes minus subsidies or plus subsidies. Then it's GDP plus indirect taxes minus subsidies, or GNP plus indirect taxes minus subsidies,
or the last one is GDP minus indirect taxes plus subsidies. Which of the following statement do you think is correct? You can take a pause and then you can simply write the correct answer in your copy. And yes, the correct answer is the last one, which says कि अगर आपको GDP फैक्टर कॉस्ट निकालना है, आपको क्या पता है GDP एट मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस में क्या ऐड है? मार्केट प्राइस में एडेड है आपके टैक्सेस. तो आप क्या करोगे? टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करोगे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मार्केट प्राइस क्या शो नहीं करता? सब्सिडी का इफेक्ट शो नहीं करता, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे कुछ सब्सिडी दे दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू ऐड. सो दिस इज व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन टू रीच ऑन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट इज with reference to your GNP, gross national product, which of the following statements or which of the following option is or are correct? So it refers to all the economic output produced by a nation's normal residents, whether they are located within the national boundary or abroad. Tell me, gross national product I am talking about. They are saying national boundary ho ya bahar ki ho, dono chalega. Yes or no? Next statement. To arrive at the value of GNP, net factor income from abroad is added to GDP. That means अगर मुझे GDP में मैं net factor income from abroad add करूँ, I'll get net what you call it as gross national product. This is what the second statement is saying. Next statement is it is always lower than the value of GDP. What do you think about this? क्या ये सही है या नहीं? Is this correct? I hope so not. So therefore only option number A and B are correct. क्यों? क्योंकि हमारा GDP GNP से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. It will depend upon net factor income from abroad. अगर income from abroad ज़्यादा हो रही है, बाहर वाले लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, तो शायद उसको हमें ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा. In that case अगर ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, then you know certainly हमारा GDP बढ़ जाएगा, GNP कम हो जाएगा, और उल्टा भी हो सकता है. It depends कि foreigners इंडिया में कितना कमा पा रहे हैं. That is the case. Moving ahead, next question. RBI adopted CPI combined. I hope you all remember. पहले RBI wholesale price index को target करता था, which is a price index which depicts कि wholesale level पे कितना inflation है. Then we changed our mechanism and we started using CPI, consumer price index, and that is also combined way में. तो जब हम CPI use करने लग गए, ये किसी की recommendation पे तो करना शुरू किया होगा. Tell me, इसमें से कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशन थी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वी स्टार्टेड यूजिंग दिस? सो यस, द करेक्ट आंसर वुड बी उर्जित पटेल कमेटी. इस तरह की जितनी भी कमेटी होती हैं, ये कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी स्पेसिफिकली, इस पे क्वेश्चंस आए हैं पहले भी और दोबारा भी आ सकते हैं. नाबार्ड में तो काफ़ी फेमस है इस तरह के क्वेश्चंस आना. सो अगेन जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम यू. अगर आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. नैरो बैंकिंग से रिलेटेड रिकमेंडेशन सबसे पहले किसने दी थी? उसके अलावा उषा थोराट कमिटी इज रिलेटेड टू विच बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. जिसने जो सही आंसर देगा, आई विल डेफिनेटली पिन इट डाउन. नेक्स्ट थिंग, विद रेफरेंस टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which of the following options is correct? So you have to tell me which of the following option is correct. So the first option says anybody is ineligible for appointment above the age of 65 to the MPC. अगर कोई इंसान 65 years का हो जाएगा, उसके बाद वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता. नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज, आपको पता होगा कि सिक्स मेंबर्स होते हैं MPC के, उसमें से 3 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है. उन 3 मेंबर्स का जो टेन्योर है और टर्म है, व्हाट यू से, इट्स 5 years. व्हाट डू यू थिंक, इट्स करेक्ट और नॉट? देन द थर्ड स्टेटमेंट इज इट मस्ट meet at least 3 times a year. What do you say about this statement? Then the fourth statement says अगर quorum है, then the quorum for this member, quorum basically होता है कि आपकी कमेटी की मीटिंग तभी होगी जब एक specified number of members they will be available. So for your MPC the quorum is 4 members. What do you think about this? So what you have to choose is the correct answer. So tell me which of the following could be the correct answer. So yes, the correct answer would be option number D. Why not first? Because age is 70 years, one thing.
वाई नॉट सेकेंड? बिकॉज यहाँ पे टेन्योर इट्स 4 years. वाई नॉट थर्ड? क्योंकि इनको कम से कम 4 बार साल में मिलना होता है. दैट इज वॉट इज सजेस्टेड. With reference to cash reserve ratio, which is CRR, which of the following statement is or are correct? So tell me which of the following is or are correct. It helps in securing monetary stability in the economy. First statement. RBI prescribes CRR for scheduled commercial banks with 20% floor or ceiling rate. So ceiling rate मतलब RBI किसी भी टाइम पे 20% से ज़्यादा CRR नहीं रख सकता. This is what is the statement saying. Next statement is it decreases the cost of funds for banks. तो मतलब obviously जो भी funds banks RBI के पास रखता है, जो भी CRR RBI के पास रखता है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है. तो what do you think? ऐसा अमाउंट जब वो RBI के पास रखता है, it decreases the cost of funds that the banks have or it increases the cost of funds that the banks have. Cost of funds मतलब ये जो पैसा रखने का जो cost है, ये ज़्यादा बढ़ जाएगा CRR की वजह से या कम हो जाएगा CRR की वजह से. That is what I'm asking. What do you think could be the correct answer? So yes, only first statement was correct. क्यों? ये ceiling rate अब नहीं है. Earlier it was there, 20% ही था जो above ceiling limit था, but अब there is no ceiling limit. RBI जितना चाहे उतना रख सकता है, जितना कम चाहे उतना कम कर सकता है. ना ही कोई ऊपर की ceiling है और ना ही नीचे का कोई floor rate है. It definitely increases the cost of funds for the banks. क्यों? क्योंकि बैंक्स जो CRR RBI के पास रख रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा है. तो ऐसे में बैंक्स को जो पैसा उन्होंने RBI के पास रखा हुआ है वो महंगा लगेगा. इट विल बिकम कॉस्टली फॉर देम. सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू व्हाट? इज इट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स? Second statement says revenue deficit plus capital expenditure minus non-debt creating capital receipt. The third is fiscal deficit is equal to very simple total borrowings. What do you think could be the correct answer? So the correct answer is all of the above. So total expenditure minus total receipt excluding your borrowing is nothing but your fiscal deficit. Again, total borrowing is also equal to your fiscal deficit only. When I say revenue deficit minus capital expenditure, what is revenue deficit? Revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipt. So this is your revenue deficit. I hope you know that. Plus capital expenditure minus non-debt creating capital receipt. What is this? This is total expenditure. What is this? Non-debt creating capital receipt plus revenue receipt. What is this? This is total revenue minus the borrowing cost. क्योंकि जब हम non-debt creating कह रहे हैं इसका मतलब we are not borrowing anything. ये पैसा हमें borrow करके नहीं मिला है. हमने हो सकता है अपने asset sale out किए हों, उसके basis पे ये पैसा मिला है. So that's why जो रेवेन्यू रिसीट है प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, इसको अगर मैं सिर्फ ऐड कर रही हूँ, आई एम नॉट कंसिडरिंग द बोरोइंग, इसका मतलब बोरोइंग इज एक्सक्लूडेड ओवर हेयर, देयरफॉर इट इज योर फिस्कल डेफिसिट. किसी को प्रॉब्लम हो, यू कैन टेल मी, वी कैन डिस्कस इट इन सम अदर क्लास. नेक्स्ट थिंग, which of one of the following option best describes the term revenue deficit? अभी बताया, you should know the answer. Tell me quickly what could be the correct answer. अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, आई हैव टेकन अ क्लास ऑन यूट्यूब, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो येस, द करेक्ट आंसर वुड बी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर योर रेवेन्यू डेफिसिट. मतलब आपका अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ओवर योर रेवेन्यू डेफिसिट, सर्टेनली यू विल बी हैविंग रेवेन्यू रिसीट. अगर आप कमा जो पा रहे हो रेवेन्यू से वो कम है, बट आपका एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, बार बार हो रहा है, सैलरीज जैसे आप दे रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रहे हो, इन दैट केस दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज रेवेन्यू डेफिसिट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. मूविंग अहेड, इंडियन रूपी इज फुली कन्वर्टेबल. इंडियन रूपी इज फुली कन्वर्टेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो हमारा जो इंडियन रूपी है, हम उसको पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं. किस तरह की कन्वर्टेबिलिटी इज अलाउड इन इंडिया? सारा का सारा गोल्ड खरीद लो, इज इट पॉसिबल, या कुछ लिमिट है? इन रिस्पेक्ट टू करंट अकाउंट बैलेंस, हम जितना भी चाहे अपने करंट अकाउंट बैलेंस में वी कैन हैव दिस इंडियन रूपी कन्वर्टेबिलिटी. कैपिटल अकाउंट में इज इट पॉसिबल और नॉट? सो टेल मी विच कुड बी द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ओनली इन द करंट अकाउंट.
इवन इन गोल्ड में भी हम सॉवरन गोल्ड बॉन्ड 1 पॉइंट से ऊपर नहीं ले सकते. सो देयरफॉर इंडियन रुपी इज फुली कन्वर्टेबल इफ एट ऑल वी आर गोइंग फॉर करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है, आई हैव ऑल्सो टेकन अ सेशन ऑन रुपी कन्वर्टेबिलिटी, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी के नाम से देयर इज अ सेशन, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट आउट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, SS Tarapur Committee, which is also a very famous committee, it was constituted in the year 1997 and इसको एक बार नहीं, इसको 2 बार constitute किया था, in the year 1997 also and in the year 2006 as well. You have to tell me इन दोनों बार इसको किस तरह का टास्क दिया गया था. Was it formed for agricultural reforms, for some poverty elevation, for monetary policy, for fiscal deficit reduction or for capital account convertibility? What do you think SS Tarapur is related to what? So yes, your SS Tarapur is related to capital account convertibility. So guys, with this I want to highlight one thing. There is a offer that is going on, summer offer by the name Fest. इसको use करके till 28th of April you can get a discount. The discount is up to 40%. So one more thing I want to highlight. You can go to the regulatory body section in 2 दिनों के लिए, that is till Sunday. आपको इस जो प्रेवलेंट प्राइसेस है उस पर आप यू कैन परचेज एनी कोर्सेज दैट फ्रॉम 2nd of May वी विल बी हैविंग दिस कोर्स लाइव विच इज़ फॉर phase 1 एंड phase 2. इफ़ यू जस्ट वांट अ कोर्स फॉर phase 1 ओनली, सिर्फ phase 1 के लिए कोर्स चाहिए, देन वी हैव दिस कोर्स. संडे के बाद प्राइसेज आर गोना राइज, यू कैन गो एंड गेट द बेस्ट ऑफर यू कैन गेट. इसके अलावा इफ़ यू जस्ट वांट करंट अफेयर्स कोर्स, देन यू कैन आइदर बाय दिस PDF बंडल कोर्स वेयर यू विल गेट द मंथली PDFs फॉर बेटर रिविजन, और यू कैन गो फॉर GA फाउंडेशन अचीवर्स बैच, जहाँ पे आपको वीकली रिविजन के साथ साथ PDF भी मिल जाएगी मंथली जो होती है. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे मैंने स्पेसिफिकली क्लास ली है. अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन गो बैक एंड वॉच इट. Which of the following constitute the current account? करंट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जहाँ पे आप रेकरिंग पेमेंट, जो आप बार बार पेमेंट करने वाले हो, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट. अब बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट सेक्शन में, किसी भी सेक्शन में हम किस तरह की पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड को, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स को, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को, फॉरेन एसेट को, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक? So under your balance of payment head or your current account head, we just have 2 types of payments. One is your balance of trade and other is your balance of invisibles. Invisibles is nothing but your balance of the services that you are doing. Invisibles मतलब दिखता नहीं है. और balance of trade, आपने सुना होगा trade deficit. Trade deficit is the deficit that is happening only in the transfer of goods. ये चीज़ याद रखना. Trade deficit सिर्फ वो deficit है जो आपके goods की वजह से हो रहा है. सो इट्स नॉट रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट अलग चीज़ है, ट्रेड डेफिसिट अलग चीज़ है. जो गुड्स के एक्सचेंज की वजह से अगर कोई डेफिसिट हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से, दैट इज योर ट्रेड डेफिसिट. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरप्लस ट्रांसफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्रू? तो क्या होता है, RBI के पास अगर कोई सरप्लस ट्रांसफर है, मतलब कि RBI ज़्यादा कुछ अर्न कर पाती है पूरे साल में, इन दैट केस what do you think surplus transfer is excess of expenditure over the income? Definitely not. ये तो इंग्लिश में ही इनकरेक्ट है. आप इंग्लिश भी अगर ढंग से समझ पाए तो आप समझ पाओगे. The surplus transfer is not the excess of expenditure. खर्चा ज़्यादा नहीं हुआ है, कमाई ज़्यादा हुई है, इनकम ज़्यादा हुई है. नेक्स्ट थिंग, surplus transfer is solely at the discretion of RBI. मतलब कोई एक्ट नहीं है which is governing that. It depends upon RBI. मन किया तो दिया, नहीं किया तो मना कर दिया. नेक्स्ट थिंग, if at all the transfer is happening, is it happening on the basis of section 46 of RBI Act, section 50 of RBI Act, या section 47 of RBI Act? What do you think could be the correct answer? So the correct answer to this is section 47 of RBI Act of 1934. With this I'll end the session. अगर किसी को सेशन पसंद आया हो, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि आपकी नैरो बैंकिंग कमिटी किसने दी थी, इसके अलावा आई डिड आस्क यू अबाउट लाफर कर्व, आई डिड आस्क यू अबाउट फिलिप्स कर्व, तो इस सब के बारे में यू कैन गिव योर इनसाइट्स. एक बार इसको रिवाइज ज़रूर करना अगर नहीं याद है. इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव फॉरगॉट. लाफर कर्व, फिलिप्स कर्व, इस सब के बाद कुजनेट कर्व को भी एक बार देख लेना.
that is also important. I hope with this I'll wind up the session. Session पसंद आया तो like ज़रूर कर देना और channel को subscribe कर देना. Thank you.